अच्छा जी, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू, देखें बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड जो IAS 21 में दो बातें कही गई हैं, मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स जो हैं, जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स IAS 21 स्टेट्स के, यू नीड टू बाइफरकेट योर आइटम्स ऑल ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अंडर मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, क्योंकि मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी की बेसिस के ऊपर ही जो है वो डिसाइड होगा कि उसके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है। तो मॉनिटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, एक तो आपके जो भी करेंसी यूनिट्स होते हैं दे आर मॉनिटरी आइटम्स, प्लस जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं जो आपके फिक्स्ड करेंसी यूनिट्स में जो है सेटल हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड मॉनिटरी आइटम्स। इट मीन्स जितने भी कैश हो गए, आपके रिसीवेबल्स या पेएबल्स हो गए, आपकी डेट इन्वेस्टमेंट हो गई, वो सारी की सारी जो है मॉनिटरी आइटम्स कहलाएंगी। नॉन मॉनिटरी आइटम्स क्या होती हैं? नॉन मॉनिटरी आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो मॉनिटरी आइटम्स नहीं होती हैं। IAS 21 में भी इसी तरीके से जो है वो डिस्कशन किया गया है। मॉनिटरी आइटम्स को डिफाइन किया गया है, नॉन मॉनिटरी आइटम्स को जो है ये कहा गया है कि जो मॉनिटरी आइटम्स नहीं है ऑब्वियसली दे वुड बी नॉन मॉनिटरी आइटम्स। फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गए, शेयर्स जो हैं आपके नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। इसी तरीके से आपने अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किए हुए, दीज आर द नॉन मॉनिटरी आइटम्स। इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं चाहूँगा आप लोगों को दिखाऊं कि मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स। सो जैसे एसेट्स के केस में अगर मैं बात करूं, डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया, NIFL हो गया, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अदर रिसीवेबल्स हो गए, एडवांसेस हो गए, वो वाले एडवांसेस जो आपको कैश में वापस मिलने हैं, कैश एंड बैंक हो गया। और नॉन मॉनिटरी आइटम्स में आपके जो है PP आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, बायोलॉजिकल एसेट्स आ गए, इंटेंजिबल एसेट्स आ गए, ROUA आ गए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आ गए, इन्वेंट्रीज आ गई, अलगर्ज हर वो एसेट आ गया जो मॉनिटरी आइटम नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखें, याद रखें जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तो उस दिन का जो स्पॉट रेट है आपने उससे जो है कन्वर्जन करनी है और आपने अपने एसेट्स या लायबिलिटीज़ को प्रेजेंटेशन करेंसी में जो है वो बुक करना है। जो भी स्पॉट रेट है उससे आपने जो है वो एक्चुअली बुक करना है। अब बाजू का ट्रांजेक्शन्स इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही होती हैं तो स्टैंडर्ड अलाउज के आप चाहें तो आप स्पेसिफिक पीरियड का एक एवरेज रेट ले लें और उससे जो है आप ट्रांजेक्शन को बुक कर लें, कन्वर्ट कर लें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन आप किस रेट से कन्वर्ट करेंगे। तो वी हैड अ डिस्कशन ऑन कि आप स्पॉट रेट से करेंगे एंड इफ द ट्रांजैक्शंस आर वेरी फ्रीक्वेंट सो यू मे ऑप्ट फॉर द एवरेज रेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन चलो सही है, हमने जो है स्पॉट रेट से बुक कर लिया। अब आज जब अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उस वक्त जो है लेट्स से डॉलर है 100 रुपए का, $1 इज इक्वल टू 100 PKR। अब लेट्स से ईयर एंड पर लेट्स से डॉलर जो है वो 100 से 150 का हो जाता है, तो क्या मैं अपने एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करूंगा इस डिफरेंस की वजह से? तो आई हैव मेंशन्ड हियर कि सब्सिक्वेंटली जितने भी मॉनिटरी आइटम्स हैं वो हर रिपोर्टिंग डेट पर रीवैल होंगे फॉर न्यू एक्सचेंज रेट। देखिए, एक तो हमने बात की कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन का जो स्पॉट रेट है उससे आपने जो है बुक कर लिया आपकी जो भी ट्रांजैक्शन थी। फिर सब्सिक्वेंटली अगर तो मॉनिटरी आइटम है तो हर रिपोर्टिंग डेट पर इट वुड गेट रीवैल्यूड फॉर द एक्सचेंज डिफरेंस विद द चेंज इन एक्सचेंज डिफरेंस टू बी चार्ज्ड इन P&L। यही बात मैंने यहां लिखी हुई है। Remeasured at every reporting date for exchange rate difference, gain or loss is charged in P&L। इसके बरक्स अगर नॉन मॉनिटरी आइटम है, फॉर एग्जांपल PP हो गया, बायोलॉजिकल एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखें, दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आपका नॉन मॉनिटरी आइटम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हो रहा होगा मेजर, या फिर आपका नॉन मॉनिटरी आइटम फेयर वैल्यू पर हो रहा होगा। नॉर्मली यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब स्टैंडर्ड स्टेट्स के अगर तो आपका नॉन मॉनिटरी आइटम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हो रहा है ना, तो फिर आप इसको वन टाइम जब आप इसको बुक कर लेंगे ना स्पॉट रेट पे, ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट है उससे, फिर सब्सिक्वेंटली वो एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से रीवैल नहीं होगा। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है।
अगर तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप कैरी कर रहे हैं तो जो भी सब्सिक्वेंटली एक्सचेंज डिफरेंस आएगा इट वॉन्ट गेट रीवैल्यूड। अच्छा, अलबत्ता अगर आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर मेजर कर रहे हैं, नॉन मॉनिटरी आइटम को फेयर वैल्यू पर मेजर कर रहे हैं, तो फिर हर रिपोर्टिंग डेट पर जो है इट वुड बी रीमेजर्ड फॉर एक्सचेंज डिफरेंस। अलबत्ता यहां दो अहम चीजें जो हमने याद रखनी है, ये मैंने एस्टेरिक डाल के इधर नोट लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन वो जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं और जो फेयर वैल्यू पर मेजर हो रहे हैं, तो उनका एक्सचेंज गेन या लॉस है वो कहाँ चार्ज होगा? तो आसान सा रूल है, जिन एसेट्स या लायबिलिटीज़ का फेयर वैल्यू गेन जहाँ चार्ज होता है, उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का एक्सचेंज गेन या लॉस भी वहीं चार्ज होगा। अगर तो फॉर एग्जांपल एसेट्स या लायबिलिटीज़ का फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में चार्ज हो रहा है, तो उनका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो भी पीएनएल में चार्ज होगा। और अगर एसेट्स या लायबिलिटीज़ का फेयर वैल्यू चेंज जो है वो ओसीआई में चार्ज हो रहा है, तो फिर उनका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो भी ओसीआई में चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखी हुई भी एस्टेरिक डाल के, IAS 16 या IAS 38 के तहत जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है इट इज चार्ज्ड इन OCI, तो फिर जो भी एक्सचेंज गेन होगा दैट वुड ऑल्सो बी चार्ज्ड इन OCI। इसके बरक्स अगर IAS 40 पे कोई गेन या लॉस आ रहा है, IAS 40 पे कोई गेन या लॉस आ रहा है, तो चूंकि उसका फेयर वैल्यू चेंज पीएनएल में चार्ज होता है, तो इसका एक्सचेंज गेन या लॉस भी पीएनएल में चार्ज होगा। एक और एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज। हमें पता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज हमने डिटेल में IFRS 9 में देखा है कि इट इज नॉर्मली क्लासिफाइड अंडर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अब चूंकि ऐसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, अगर लेट्स से मैंने जो है IBM के शेयर्स खरीदे हुए और मैंने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखा है, तो उसका फेयर वैल्यू गेन भी पीएनएल में जाएगा, सेम गोज फॉर लॉस, और जो भी एक्सचेंज के डिफरेंस की वजह से गेन या लॉस है वो भी पीएनएल में जाएगा। इसके बरक्स अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे होती, तो फिर उसका एक्सचेंज गेन या लॉस OCI में जा रहा होता। तो आई होप आपको जो है मॉनिटरी आइटम और नॉन मॉनिटरी आइटम के हवाले से क्लैरिटी है, और आपको ये भी पता चल गया है कि हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। देखें, मॉनिटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो फिक्स्ड करेंसी यूनिट में जो है या फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स में सेटल हो सकें। नॉर्मली उसके कैश आपके आ जाता है, करेंसी यूनिट हो गया, या आपके जितने भी रिसीवेबल्स या पेएबल्स हैं जो कि कैश में सेटल होने। इसके बरक्स इसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। मॉनिटरी आइटम्स हो या नॉन मॉनिटरी आइटम्स हो, इनिशियल डेट पर जो भी स्पॉट रेट है आप उससे कन्वर्ट करेंगे और अपनी ट्रांजेक्शन को बुक कर लेंगे। अब सब्सिक्वेंटली जब हर रिपोर्टिंग डेट पर आपने क्या करना है, अगर तो मॉनिटरी आइटम है तो हर रिपोर्टिंग डेट पर आपने जो है जो नया करंट एक्सचेंज रेट है उससे आपने जो है अपने आइटम को जो है रीवेल करना है विद द चेंज इन एक्सचेंज रेट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। इसके बरक्स अगर नॉन मॉनिटरी आइटम है तो यू नीड टू लुक आउट के वेदर इट इज मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अगर तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नॉन मॉनिटरी आइटम को आपने मेजर किया हुआ है तो फिर एक्सचेंज गेन या लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है हर रिपोर्टिंग डेट पर। मगर अगर आपने फेयर वैल्यू पर किया हुआ है तो हर रिपोर्टिंग डेट पर आपने एक्सचेंज गेन या लॉस कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सचेंज गेन या लॉस चार्ज कहाँ होगा, तो आसान सी चीज़, नॉन मॉनिटरी आइटम का जहाँ फेयर वैल्यू गेन या लॉस चार्ज होता है वहीं उसका एक्सचेंज गेन या लॉस चार्ज होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक काम करते हैं हम लोग क्विकली जो